नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आदिवासिनी के इस मंच पे और मैं आपके मध्य आज एक और नए विषय के साथ उपस्थित हूँ इस कार्यक्रम में, आपके अपने कार्यक्रम में, घर से निकलते ही जहाँ पर हम जानते हैं उन मुद्दों को, उन विषयों को जो शायद हम कहीं न कहीं घर में नकारते रहते हैं या उनके बारे में हम जानकारी जुटा नहीं पाते हैं और मिलते हैं ऐसी हमारी सशक्त महिलाओं से, मातृशक्तियों से जो अपने क्षेत्रों में विभिन्न रूपों में कार्यरत हैं और इन क्षेत्रों में बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रही हैं और अपने कर्तव्यों को निभा रही हैं। तो आज की हमारी जो अतिथिशाला है, उसमें हमारे साथ जो हमारी अतिथि महोदया हैं, स्वागत करती हूँ और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आदिवासिनी मंच के इस कार्यक्रम में घर से निकलते ही डॉक्टर सुमन मीना जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर सुमन जी आपका इस कार्यक्रम में, आपके अपने मंच पे, आपके अपने कार्यक्रम में। थैंक यू। मैं भारती आपका स्वागत करती हूँ। आपके लिए सुमन जी चूँकि एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप जेके लोन कोटा में कार्यरत हैं फिलहाल और इस क्षेत्र में आप एक विशेषज्ञ के तौर पे भी जानी जाती हैं। सुमन जी की शिक्षा दीक्षा जो मेडिकल की पढ़ाई है वो दिल्ली से हुई है। ये दिल्ली में ही स्कूलिंग अपनी करके पिछले 10 वर्षों से कोटा में सेवारत हैं। बहुत अच्छे से ये अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर रही हैं। चूँकि ये महिलाओं का मंच है और यहाँ पर ज़्यादातर सदस्याएँ महिलाएँ हैं। चिकित्सा एक ऐसा क्षेत्र है या कम से कम स्वास्थ्य ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाएँ हमेशा झिझकती रहती हैं अपने कुछ रोगों को लेकर, उनके समस्याओं को लेकर, जिसे वो खुलकर कह नहीं पाती हैं। आपका यदि प्रश्न के तौर पे कहें या हमारे चर्चा का विषय यदि रखें तो यही होगा कि महिलाएँ अक्सर ये झिझकती हैं अपने समस्याओं को लेकर। एक चिकित्सक के रूप में आप किस तरह से देखती हैं? क्या आपकी भूमिका हो सकती है या कैसे आप उनका निदान करती हैं? मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, बिल्कुल आप बिल्कुल सच कह रही हैं कि महिलाएँ बहुत देर तक तो छुपाती रहती हैं चीज़ों को और थोड़ा हेजिटेशन होता है, उनको झिझक होती है, अपनी चीज़ें बता नहीं पाती हैं, प्रॉब्लम्स अपनी बताने में उनको बहुत टाइम लगता है। और मेरी माने तो ये प्रॉब्लम्स तब तक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, जब तक वो हुँ, बताती हैं और जी, उसका उपचार उतना ही मुश्किल होता चला जाता है और उसकी जी। कॉम्प्लिकेशंस उतनी ज़्यादा हो जाती हैं फीमेल को फिर। और हाँ, तो मैं हाँ। इसलिए कहना चाहूँगी जभी भी कोई दिक्कत हो तो आप उसके लिए खुल के बात करें। आप हुँ, अपनी हुँ, प्रॉब्लम को नहीं बताएँगे तो सामने वाला तो कभी समझेगा नहीं। और हुँ, दूसरा हुँ। जो कॉम्प्लिकेशंस बहुत सारी आगे जाके आ जाती हैं, वो सब नहीं आएँगी अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करेंगे तो। तो ये झिझक है, ये कम से कम पहले खुद के साथ हमें तोड़नी होगी, तब बिल्कुल, तब बिल्कुल। जाके। सबसे पहले तो अपने आप को समझाएँ कि ये मेरी किस्मत नहीं है, ये बीमारी है और जी, इसको जी। मुझे और बताना हर चाहिए। जी, जी। तो सामान्यतः जब आपके पास कोई भी महिलाएँ पेशेंट के रूप में आती हैं, तो उनकी किस तरह की समस्याएँ रहती किशोर लड़कियों से लेकर या जब भी एक बच्ची से शुरुआत होने लगती है। लेकिन किशोरावस्था से पूर्ण रूप से एक स्त्री बनने तक का जो सफ़र है, वो शुरू हो चुका होता है और उसमें अक्सर देखा जाता है, ये 3 वर्गों में यदि इसे बाँटें कि किशोर अवस्था है, फिर वो एक वयस्क लड़की बन रही है और फिर एक माँ बनने की प्रक्रिया तक वो जो फ़ेज़ है, हुँ, हुँ। उस फ़ेज़ में अक्सर इन तीनों ही फ़ेज़ेज़ को देखें तो हमेशा खून की कमी वाला जो विषय है, वो अक्सर पाया जाता है। खान-पान उतना हेल्दी नहीं है, तो माँओं की क्या भूमिका हो सकती है? या कैसे आप उनको बताएँगे कि किस तरह से इस कमी को या इस प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए? देखिए एक्चुअली मेनली अनीमिया का रीज़न फीमेल्स में क्यों होता है? क्योंकि फिज़ियोलॉजिकल है ये। हुँ, हुँ। सारी फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, सबको पीरियड्स आते हैं। अनीमिया का बहुत जी। बड़ा कारण तो वो है। मेल्स में हुँ, ऐसा हुँ। नहीं होता है, तो ब्लड लॉस तो होता ही नहीं। हुँ, दूसरा हुँ। एक अपनी जो सोसाइटी है उसमें मैंने हमेशा यही देखा है अभी तक तो, हालाँकि लोग बदल रहे हैं। अभी तक यही देखा है कि फीमेल अपनी डाइट को लेके बहुत पीछे जी। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हम अपने न्यूट्रिशन का, खान-पान का बहुत कम ध्यान रखते हैं। पीरियड्स आ रहे हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इसी वजह से तो फीमेल्स फिजियोलॉजिकली वीक हैं। ये फिजियोलॉजिकल है एक्चुअली जैसे बना है वैसा ही है इंसान। तो ये फिजियोलॉजिकल साइकिल है जो भी ज़रूरी है हमारी हेल्थ को रखने के लिए। ये तो जी, जी। फिजियोलॉजिकल है, लेकिन जो न्यूट्रिशन की हम पूर्ति कम करते हैं अपनी, वो तो हमारे हाथ में है। वो हुँ, तो हुँ। हम कर सकते हैं मेरे हिसाब से। तो हम बेशक, अपना बिल्कुल। खान-पीन का उतना ही ध्यान रखें जितना हम अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं। ठीक, ठीक। तो ये जैसे मासिक धर्म को लेकर या मेंसेस को लेकर हुँ, कोई
जो भ्रांतियाँ अक्सर हस्तांतरित होती हुँ, रहती हैं, हुँ। एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक। माँओं की भूमिका क्योंकि एक पिछली पीढ़ी की यदि हम बात करें, हमारे जस्ट पहले की पीढ़ी की बात करें, तो हुँ, हुँ। उसमें कई ऐसी ख़ास तौर से बीना जनजाति की अगर हम कहें, तो हुँ, ग्रामीण हुँ। प्रभाव अभी भी है। भले ही हम पढ़ बिल्कुल, चुके अभी हैं, भी है। आज भी और उसकी भ्रांतियाँ आज भी हस्तांतरित ही हो रही हैं, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक। तो बिल्कुल। बच्चियाँ किस तरह से इनसे निकलें और वो जो वास्तविक चीज़ें करने लायक है क्योंकि इसमें कई इश्यू हैं, हाइजीन है और हुँ, हुँ। प्रिकॉशन है, तो ऐसे कई इश्यूज़ हैं जिनसे तो उन भ्रांतियों को तोड़ने में एक चिकित्सक के रूप में आप कैसे सहायक हो सकते हैं? और क्या आप उपचार के रूप में बताती हैं जब कोई बच्चियाँ या उनकी माएँ उनके साथ जब पहली बार मासिक स्राव शुरू होता है, तब इस तरह की चीज़ें होती हैं? एक्चुअली माँओं के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है और स्पेशली डॉक्टर्स की तो है, लेकिन डॉक्टर्स तो हमेशा बताते ही हैं क्या नॉर्मल है, क्या एब्नॉर्मल है, पर डॉक्टर्स का रोल तब आता है जब आप उसको लेके जाएँगे वहाँ तक। हुँ, हुँ। घर वाले या माँ या फादर जो भी है, वो अब लड़की को एब्नॉर्मल ब्लीडिंग देख के और उसको डॉक्टर तक ले जाए, तब डॉक्टर की रोल रोल शुरू जी, होता है। तो मेन जी। तो मदर से शुरू होता है कि वो एब्नॉर्मल और हेवी ब्लीडिंग क्या होती है, ये बताए। वो हुँ, बहुत हुँ। ज़रूरी है कि आपको पता रहे और आप सही टाइम पे दिखा सकें ताकि प्रॉब्लम और ज़्यादा नहीं आ जाए, हुँ, एनीमिया, हुँ। सीवियर एनीमिया ना बन जाए। हुँ, हुँ, दूसरा हुँ। न्यूट्रिशन का है, न्यूट्रिशन भी ये हमें पता होना चाहिए, पहले माँ को पता हो कि मुझे क्या चीज़ खिलानी चाहिए लड़कियों को, ग्रोइंग ऐज हुँ, में स्पेशली और जब ये हुँ, पीरियड्स स्टार्ट होते हैं। ऐसी चीज़ें सब्जियों को लेके, प्रोटीन युक्त चीज़ें, आयरन युक्त चीज़ें ये ज़्यादा देनी चाहिए लड़कियों को, ताकि हुँ, उसका हुँ। जो बॉडी बिल्डिंग हो रही है, जो ग्रोइंग ऐज में जो बोन का ग्रोथ, हर चीज़ का ग्रोथ है, उसके लिए प्रोटीन काम कर ले अपना और वो अपनी ज़रूरतें जो पूरी हो रही है, उसके हिसाब से खाए। क्योंकि जी, ग्रोइंग ऐज में अपनी डिमांड बढ़ जाती है, तो उसके बढ़ हिसाब जाता से ही वो खाए, जिसमें प्रोटीन आता है और आयरन वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। और जी, जी। दूसरा अगर हेवी ब्लीडिंग हो रही है तो उसका उपचार टाइम से कराएँ और तीसरी चीज़ है हाइजीन। हाइजीन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आपका एक ऐसी ऑर्गन है फीमेल के पास एक ऐसा ऑर्गन है जिसका पीरियड्स जो पीरियडिकल ब्लीडिंग होती है वो एवरी मंथ होनी है और 5 टू 6 डेज़ ऐसे रहेंगे जब जो हुँ, हुँ। यूट्रस की ओपनिंग होती है वो खुल जाती है ताकि ब्लीडिंग हो सके। उस टाइम इन्फेक्शन जाने के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उस टाइम जो आप पैड यूज़ कर रहे हो, वो बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए। जो आप कॉटन यूज़ कर रहे हो वो बिल्कुल स्टेराइल होना चाहिए। आजकल तो स्टेराइल पैड्स मिल रहे हैं, बिल्कुल उसको यूज़ कर लें। जब अगर भर हुँ। गया है तो वो गंदे कपड़े वाले ना यूज़ करें क्योंकि मेनली प्रॉब्लम इन्फेक्शन उन्हीं से होता है, जो खराब जी, जी। कपड़े यूज़ किए जाते हैं। या फिर जो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग से भरा हुआ है, सोक्ड पैड है, उसको हम बदल नहीं रहे हैं। मेनली हाइजीन की वहाँ प्रॉब्लम आती है। तो सोक्ड पैड को चेंज करना है, साफ-सुथरा बिल्कुल स्टेराइल पैड यूज़ करने हैं। ये सब बातें माँ बताएगी बच्ची को, तो उसे पता लगेगा कि हाइजीन का कितना रोल है, क्योंकि इससे इन्फेक्शन होता है। फिर इन्फेक्शन रिलेटेड और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हो जाती तो ऐसे ही जैसे ये तो हुई मासिक धर्म से संबंधी बचाव और उपचार। हुँ, तो हुँ। क्या प्रेगनेंसी में भी कुछ खास ध्यान रखने होते हैं या किस तरह के उपचार हो सकते हैं या फिर ड्यूरिंग द पीरियड और आफ्टर प्रेगनेंसी क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? जो क्योंकि महिलाएँ इस समूह में अधिक जुड़ी हुई हैं, तो कई ऐसी भी होंगी जो इस प्रक्रिया से अभी गुज़र रही होंगी, बिल्कुल, कुछ निकली बिल्कुल, होंगी। हाँ। तो किस ये तरह के तो फिज़ियोलॉजिकल प्रिकॉशंस चीज़ होने है जो सभी की लाइफ में आएगी, तो इसके बारे में डेफ़िनिटली। नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, हुँ। प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेट होती जा रही है आजकल। पहले ऐसा जी, नहीं था। पहले लोग 6-6 बच्चे पैदा करते थे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं आती थी, पर अब ऐसा नहीं है। आप खान-पान को ले लीजिए, चाहे आप सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल को ले लीजिए, जी, जी, बीपी जी। होना, हुँ, थायरॉइड हुँ। होना, ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया जो कि पहले नहीं होता था। और ये हुँ, हुँ। बहुत खतरनाक चीज़ है। ये एनीमिया से भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें हैं। जी। स्पेशली ब्लड प्रेशर जब हाई होता है प्रेगनेंसी में। तो लेकिन उसका पता आपको कब लगेगा जब आप टाइमली दिखाएँगे। तो प्रेगनेंसी में जो विज़िट्स लेनी है, वो बहुत ज़रूरी है और हुँ, ट जैसे हुँ। टाइम-टाइम आपको बताया जाए वो विज़िट लेनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि कई चीज़ें आपको नहीं पता, डॉक्टर को पता है और स्पेशली डॉक्टर को भी कब पता लगेगा जब आप उसके पास पहुँचेंगे। आप बीपी तो तभी बताएँगे। आपका चेक होगा। अनीमिया अलग डेफ़िनिटली। चीज़ है। अनीमिया फिर भी वो बहुत सीवियर अनीमिया हो जाए ना तब वो खतरनाक होता है। बीपी कैन बिकम सीरियस एंड इट इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन। हर उसके दूसरे फीमेल लक्षण का बीपी लक्षण ज़्यादा है। कैसे पहचाने जाएँगे? यदि जैसे एक्चुअली लक्षण भी ऐसा नहीं है कि हर किसी को लक्षण आ जाते हैं, लक्षण तब आते हैं जब वो बहुत हाई हो जाता है। इसलिए ओके, आप टाइमली नहीं दिखाएँगे तो बीपी हाई हो रहा है ये पकड़ ही नहीं पाएगा कोई। रेगुलर लक्षण चेक आना करके हाँ, रेगुलर चेकअप ज़रूरी है। अभी बहुत कॉमन है लेकिन अब एक जो बहुत बड़ी चीज़ आ रही है वो हाइपरटेंशन है, जिसकी वज़ह से हुँ, हुँ। मोर्टेलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मदर डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल इसी वज़ह से। तो टाइम टू टाइम चेकअप जी। कराएँ उसका और हुँ, प्रेगनेंसी हुँ। को मेरे ख़्याल से प्लान तब करें जब आप इस लायक हों, इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर हो जब आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हो। फिज़िकली और यू आर मैच्योर इनफ
ताकि समझ सके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, बच्चे को पालने का कैसा होता है और अपना कैसे ध्यान रखा जाता है। प्लान नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे साधन हैं हमारे पास जिनको आप ले सकते हैं और प्रेगनेंसी को डिले कर सकते हो 1-2 साल और फिर आप प्रेग्नेंट हो जाएँ तब लेकिन आप मैच्योर होने चाहिए और इट शुड बी प्लान्ड, प्लान्ड जी, प्रेगनेंसी होनी चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और तो अगर हो गई है प्रेगनेंसी बाय चांस प्लान नहीं किया आपने हो भी गई है तो टाइम टू टाइम दिखाएँ उसको, विज़िट ज़रूर करें डॉक्टर के पास नहीं, जब जैसा ज़रूरत हो। आपने अभी पहले कहा था कि पहले अधिकाधिक संख्या में भी बच्चे होते थे, 6-7 हुँ, संख्या होती हुँ, थी। आजकल बहुत सीमित हो जाने के बावजूद समस्याएँ ज़्यादा बढ़ गई हैं, जैसे यूट्रस को लेकर काफ़ी दिक्कतें होती हैं, फाइब्रॉइड्स होती हैं, हुँ, कई हुँ, सारी हुँ। ऐसी चीज़ें। तो इन प्रॉब्लम्स का क्या है और क्या कारण हो सकता है, क्या निदान है, क्या उपचार है? तो कुछ इस बारे में हम जानना देखिए, चाहते हैं। फाइब्रॉइड्स तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है वैसे मतलब कैंसरस नहीं है फाइब्रॉइड और अगर अच्छा, यूज़ुअली फाइब्रॉइड है किसी के पास एक तो लोगों में भ्रांति भी बहुत ज़्यादा है फाइब्रॉइड्स वगैरह को लेके मैंने देखा रसौली को लेके लोग डर जाते हैं, रसौली है मुझे तो गाँठ हो गई है, बहुत बड़ी चीज़ हो गई। जबकि ऐसा नहीं ओके, है, फाइब्रॉइड्स को हम कहते हैं कि मैनेजमेंट की ज़रूरत ही नहीं जब तक वो कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा है। बहुत बार हम ओके, लोग जब ऑपरेशन किसी और चीज़ के लिए करते हैं तो पता लगता है उसको तो फाइब्रॉइड्स भी थे। पर पेशेंट को कभी ओके। प्रॉब्लम ही नहीं थी इसलिए उसको पता ही नहीं लगा। तो फाइब्रॉइड्स 40 इयर्स के बाद यूज़ुअली होते हैं, 40 साल के बाद होते हैं फाइब्रॉइड्स, 30 टू 40 वाली एज में कम होते हैं। हुँ, 40 हुँ। इयर्स के बाद फाइब्रॉइड होना सामान्य सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है वो। अगर है भी लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो उसके लिए कुछ नहीं करते हैं। वैसे वैसे सामान्यतः इसके क्या लक्षण दिखते हैं जब कोई फाइब्रॉइड्स दिक्कत में होती ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ब्लीडिंग है? हेवी ओके, होती है। पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग बहुत पीरियड्स हेवी के होती दौरान, है। ओके, ओके। पेन वगैरह नहीं करता यूज़ुअली ब्लीडिंग का पता लगता है इससे। तो फिर जब उस स्थिति में हमें चिकित्सक को उसमें सलाह तुरंत देनी दिखाइए, नहीं चाहिए। तो जो खून ऑलरेडी है वो और कम होता चला जाएगा और फिर स्पेशली कई बार फाइब्रॉइड भी बहुत बड़े-बड़े जब हो जाते हैं तो जी, ऑपरेशन में जी, बहुत जी। प्रॉब्लम आती है। ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा होती हैं फिर। तो अच्छा तो टाइम से दिखा लें तो अच्छा है अगर प्रॉब्लम कर रहा है तो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और अगर इसके इसके नेक्स्ट स्टेप पे अगर हम पहुँचते हैं तो मेनोपॉज़ भी एक समस्या के रूप में कई महिलाओं को ये बड़े शांति से और बड़े चुपके से निकल जाता है हुँ, 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 हो हुँ। जाता है। लेकिन एक्चुअली ये किसी के सब लिए रोल तो सारा हार्मोनल ही है। सब जी, जी। हार्मोन्स का ही रोल है क्योंकि मेनोपॉज़ के बाद हार्मोन्स कुछ हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन वगैरह हैं वो खत्म हो जाते हैं। हुँ, हुँ। तो उसमें महिला में चिड़चिड़ापन आना, एकदम से हुँ, हुँ। इरिटेशन हो जाती है, इरिटेबिलिटी हो जाती है, नींद नहीं आती है। हमेशा चिड़चिड़ापन रहता है, ये सब चीज़ें आ जाती है। पर ये जी, 1-2 जी। साल रहती है, फिर धीरे-धीरे सेटल होती चली जाती है। दूसरा उस टाइम मेनली ध्यान रखने की बात ये है कि आपको प्रोटीन युक्त चीज़ें लेनी चाहिए और सोया वाली चीज़ें जैसे सोयाबीन वगैरह है, क्योंकि हुँ, बोन हुँ। डेंसिटी कम होती चली जाती है। जैसे-जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन खत्म होता है, बोन आपकी थिन होना शुरू हो जाती है, जो हड्डियाँ हैं, वो कमज़ोर होनी हुँ। शुरू हो जाती हैं। जी, तो जी, जी। बेसिकली उसका ज़्यादा ध्यान रखना होता है। उस टाइम हमें प्रोटीन युक्त चीज़ें, कैल्शियम युक्त चीज़ें और सोया युक्त चीज़ें खानी होती हैं, जो कि सोयाबीन में है, दूध है, अंडा है, इन चीज़ों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। कैल्शियम युक्त चीज़ें, दूध में बहुत कैल्शियम होता है, अंडे में बहुत कैल्शियम होता है। ऐसी चीज़ें स्पेशली खाएँ। बाकी तो हार्मोनल है जो धीरे-धीरे अपने आप सेटल हो जाती है। सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल का बड़ा रोल है इन प्रॉब्लम्स में जो बीपी वगैरह बढ़ रहा है। सेडेंटरी हुँ, हुँ। लाइफ़स्टाइल को छोड़ना पड़ेगा। आप ये ना समझें कि मैं बैठी रहती हूँ, सारा दिन लेटी रहूँगी तो मेरी सेहत बन जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बहुत हुँ, सारी हुँ। प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रही है चीज़ें। ये आपका नोशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये आइडिया बिल्कुल दिमाग में नहीं होना चाहिए कि अगर मैं आराम कर रही हूँ और मैं कम काम करूँगी तो मैं ज़्यादा हेल्दी हो जाऊँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको जी, जी। बिल्कुल एक्टिव होना चाहिए लाइफ़ में। आजकल तो लोग एक्सरसाइज़ कर रहे हैं और पता नहीं क्या-क्या योगाज़ कर रहे हैं। वो समझदार लोग हैं जो ये सब कर रहे हैं, क्योंकि ज़रूरत जी, है इन चीज़ों की क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस वज़ह से आ रही हैं क्योंकि हम सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल जी रहे हैं। जी। तो ये जो फ़ेज़ है मेनोपॉज़ का हुआ तो या फिर प्रेगनेंसी वाला भी रहा, पर ख़ास तौर से यदि हम लेटर ऐज वाली महिलाओं की बात करते हैं, तो उस वक़्त मानसिक इन रोगों के कारण जैसे मेनोपॉज़ भी एक फ़ेज़ है, तो मानसिक रूप से कैसे हम उनको स्वस्थ कर सकते हैं? मतलब क्या परिवार का क्या रोल हो सकता है उसमें? परिवार का वहाँ बिल्कुल परिवार का ही रोल आता है एक्चुअली क्योंकि कभी भी किसी बात पे अगर चिड़चिड़ापन बढ़ गया है फीमेल का तो वो छोटी-सी बात पे चिढ़ हुँ, जाएगी जिसमें पहले नहीं चिढ़ती थी या जिसमें आम आदमी नहीं चिढ़ेगा। पर फिर भी ये समझने की बात है बच्चों को और जो घर में आदमी हैं और जो छोटे हैं, उन लोगों को समझने की बात है कि ये फ़ेज़ है जो उसकी लाइफ़ का है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है अगर चिड़चिड़ापन हो रहा है, हार्मोनल चेंजेज़ हैं। तो उसको उसी हिसाब से डील करना चाहिए, उसको एक फिज़ियोलॉजिकल चीज़ मान के। ये ना जी, माने कि जी। ये चिड़चिड़ी हो गई आजकल और इसमें नेगेटिव उसका चीज़ें एक आने दोष लगी ना है। निकाल के उसे एक उसका फ़ेज़ दोष ना निकाल के उसको एक फ़ेज़ माने लाइफ़ में और फिर उसके साथ जी, उसी हिसाब से डील करें, तो बिल्कुल, बिल्कुल। शांति परिवार में तभी रहेगी जब आप उसको अच्छे से डील करेंगे। जिस केसेज़ में एक्चुअली चिकित्सक का भी रोल है, हालाँकि हम लोग कम देते हैं देखो। जी, हार्मोनल थेरेपी जो दी जाती है पोस्ट मेनोपॉज़ल फीमेल्स में, वो हम लोग कम हुँ, प्रेफ़र करते हैं क्योंकि उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं।
जी, और जी, ये फिज़ियोलॉजिकल चीज़ है जो हर फीमेल्स में आएगी, आएगी। पर फिर भी हुँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो भी दी जाती है। जी, हालाँकि जी। बहुत प्रिकॉशंस के साथ हम देते हैं या फिर फीमेल्स को पहले ही बताते हैं कि आपको बिल्कुल फ़ॉलो अप करना पड़ेगा रेगुलर उसके लिए। कई सारी चीज़ों को देखते हुए देना पड़ता है क्योंकि उसमें कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम और कई सारी चीज़ें होती हैं ऐसी जो हार्ट पे भी इफ़ेक्ट डालती हैं। डॉक्टर सुमन आपके साथ ये जो बातचीत हो रही है ये बहुत ही हेल्दी एनवायरनमेंट और लग रहा है और इसमें आज की जो चर्चा थी कि महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान इन कुछ अंतराल में कुछ फेजेस में हम कैसे रख सकते हैं तो डॉक्टर सुमन जी ने बहुत खूबसूरती से एलैबोरेटली हमारे सामने उन मुद्दों को रखा उनके निदान बताए उनका उपचार बताया और उनके तरीके हमें बताए तो ये हेल्दी सेशन था आज का और चूँकि कार्यक्रम की एक अपनी समय सीमा होती है, तो आज का कार्यक्रम हमारा इन्हीं मुद्दों को लेकर था और हमारे साथ चूँकि आज हमारी वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर शांता डागर जी भी जुड़ने वाले थे, लेकिन उनके किसी निजी आकस्मिक कारण की वजह से वो नहीं जुड़ पाए हैं। लेकिन डॉक्टर सुमन जी ने हमारे सभी उन क्यूरियोसिटीज़ को और उन सभी जो भ्रांतियाँ थी, उनको बहुत अच्छे से निदान यहाँ पे किया है। ऐसे आने वाले दिनों में हम कई सेशंस करेंगे महिलाओं की चिकित्सा पर और अन्य कई मुद्दों पर। आज के लिए हमारा कार्यक्रम यही था और इसमें हमने सुमन जी से बहुत कुछ जाना और बहुत अच्छे से उन्होंने मेरे ख्याल से किसी को संशय नहीं रहा होगा। बहुत अच्छे से आपने समझाया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आप यूँ ही हमारे साथ इस मंच के साथ जुड़ती रहें और आगे भी हमारे इस तरह के भ्रांतियों या कम से कम हमारी क्यूरियोसिटीज़ को आप अपने इन ज्ञान से बोध करती रहें। बहुत आपका भी धन्यवाद। बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू और मुझे ये सच में ये इनिशिएटिव आपका बहुत अच्छा लगा। जी, जी। जो एक आपने इनिशिएटिव लिया है लोगों को जागरूक करने का, स्पेशली अपनी बहनों को जागरूक करने का, क्योंकि ज़रूरत जी, है जी। इसकी। बहुत और धन्यवाद आज के कार्यक्रम के लिए और सभी दर्शकों के लिए भी जो इसे अभी देख रहे थे और बाद में देखेंगे। शुभ रात्रि, शब्बा खैर। हम फिर मिलते हैं एक नए विषय और नए परामर्श के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ अगले एपिसोड। धन्यवाद।